हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आज क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को आपको पूरी अच्छी तरह से समझाने के लिए आया हूं। तो इस चैप्टर को हम ए टू जेड फुल्ली अंडरस्टैंड करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या है चैप्टर का नाम? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस वर्ड को समझ लेते हैं, पहले इस चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं कि क्या होता है। बट इज क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप मीन आपको जानते हैं कि क्रॉप डिफरेंट तरह की फसलें होती है हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल पैडी, मेज, कोकोनट, सोयाबीन में एक्सेट्रा बहुत सारी फसलें होती है। तो इन सारी फसलों की किस तरह से हम प्रोडक्शन करेंगे, किस तरह की सीड चाहिए, अगर हमारे पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है तो उसमें अगर मौसम के हिसाब से हम कौन सी फसल उगाएं, और उस फसल को ए टू जेड कितना क्या प्रोसेस लगेगा, किस तरह से उगाएंगे, और टाइम टू टाइम कैसे उसको पानी एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किस तरह से उसको उगाएंगे, तो जब तक वो फसल पक नहीं जाती, पूरी तैयार होने के बाद किस तरह से ये सारा प्रोसेस जब तक कि हमारे खाने तक नहीं पहुंच जाती, हम उसको खाते नहीं हैं, तब तक का पूरी मैनेजमेंट क्या होती है, वो किस तरह से इस चैप्टर के अंदर हम पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो यही है हमारे चैप्टर का नाम, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ऑब्वियस है कि आपने ये सारा वर्ड पूरी अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ लिया है, नाम समझ लिया है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो इस चैप्टर में क्या होता है कि पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस। तो पहेली और बूजो दो करेक्टर है इस चैप्टर में। तो हर चैप्टर के अंदर ये दो करेक्टर होते ही हैं। तो हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन के दिन दो छुट्टियों मनाने जाते हैं अपने अंकल के हाउस में। द अंकल इज फार्मर, उसके अंकल क्या होते हैं? किसान होते हैं। तो बच्चों को तो इस बारे में पता नहीं होता कि क्या होता है, किसानी कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें, किसान क्या होता है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो वन डे दे saw some tools like खुरपी, सिक्कल, शॉवल, प्लव एक्सेट्रा इन द फील्ड। तो जहाँ वो खेत में जाते हैं तो उन्होंने, क्योंकि किसान अपना घर भी खेत के पास ही था उसका, तो वहाँ देखते हैं कि डिफरेंट तरह के उन्होंने टूल्स देखे। अब टूल्स के उन्होंने देखा, खुरपी देखा। खुरपी क्या होता है? खुरपी ये देख सो, मैंने बनाया भी है खुरपी, इस तरह का है, ये आपको पता होगा, देखा होगा आपने। और जहाँ पर सिक्कल देखा उसने, जिसको हम खुराती बोलते हैं, ठीक है। और साथ में उन्होंने कुदाल देखा, इस तरह का देखा होगा आपने। ये बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड में ये टूल्स यूज किए जाते हैं। शावल देखा होगा। तो ये सारे प्लव और हल भी देखे उन्होंने, इसको बोलते हैं हल वगैरह, जो आज के टाइम में मॉडर्न प्लफिंग किस तरह से की जाती है ट्रैक्टर की हेल्प से। तो ये चीज़ें उन्होंने देखी। तो तो अब क्या होता है कि वो जानना चाहते थे कि एक्चुअल में ये टूल है क्या, और किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है, कहाँ पर? फील्ड के अंदर। तो वो देखना चाहते थे। तो यू हैव लर्न दैट आल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। अब आपको ये तो पता है कि किसान अगर ना हो तो हमारा किसान और इसके बगैर तो हमारा जीना क्योंकि किसान जो है हमें फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। तो अगर फूड नहीं होंगे तो हमारा तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? आपने एक लाइन तो सुनी होगी, नो फार्मर नो फूड। मतलब फार्मर किसान नहीं होंगे तो खाना भी नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको खाने की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक दियर फूड देमसेल्फ। तो प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये तो आपको पता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू दे कैन रिकॉल ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज दियर ऑन फूड। तो ये क्लास 6 में आपने पढ़ रखा है। तो एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट मेक दियर ऑन फूड। एनिमल्स हो गए, ये अपना खाना खुद तो नहीं बनाते हैं, हम इंसान भी अपना खाना खुद, हम भी डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर या फिर अदर जानवरों पर, ठीक है। तो सो वेयर डू एनिमल गेट दियर फूड फ्रॉम। तो हम ये हमें पता होना चाहिए कि एनिमल अपना खाना एक्चुअल में कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमें खाना खाने की जरूरत क्यों है। You already know that the energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body function। कि हमें खाना इसलिए चाहिए क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। अगर हमें एनर्जी चाहिए तो एनर्जी हमें खाने से मिलेगी। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम वीक फील करेंगे, वीक फील करेंगे तो हम कोई भी खेल नहीं सकते, कुछ नहीं, काम भी नहीं कर सकते। जो हमारे डेली के रूटीन के काम होते हैं वो सारे रुक जाएंगे। तो डेली के डिफरेंट पार्ट्स जो है, फंक्शन जो है, वो सारे रुक जाएंगे, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। तो वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल और एक्सेट्रा बोथ, ठीक है।
तो अगली अगली लाइन में क्या आता है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो उन्होंने बोला कि अगर पूरी पॉपुलेशन है, जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, अगर इसको प्रॉपर वे में फूड चाहिए तो हमारे पास जितनी भी ज़मीन है, ठीक है, उस ज़मीन के अंदर अगर हमें वो खाना अच्छी तरह से उगाना आता है, फूड हम जो भी अनाज वगैरह उगा रहे हैं वो अच्छी तरह से ना आता हो, तो वो एक्चुअल में प्रोडक्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, तो तो मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगी, हमारे तक खाना अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाएगा या फूड हमारे पास पहुंचते पहुंचते महंगा हो जाएगा। तो अगर पैदावार अच्छी करनी है तो हमें एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में एग्रीकल्चर पद्धतियाँ, जो भी स्टेप वगैरह क्या फॉलो होंगे उस ज़मीन के अंदर, जो हमें एक्चुअल में जो भी फसल हम उगा रहे हैं तो उसमें किस तरह से 1 बाय 1 स्टेप होंगे एंड तक की, जब तक कि वो फसल पक ना जाए। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। तो किस तरह से व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि व्हाट इज क्रॉप। तो आपने ये लाइन लिखनी है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जब एक ही तरह के प्लांट्स जो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कल्टिवेटेड में उगाए जाते हैं वन प्लेस लार्ज स्केल में, यानी कि बहुत सारे प्लांट है वो लार्ज स्केल में किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में उगाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉप। तो मान लेते हैं कि क्रॉप ऑफ, फॉर एग्जाम्पल है क्रॉप ऑफ वीट, मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। ठीक है, अगर हम गेहूं की फसल उगाते हैं तो उसमें जो प्लांट्स, जो उस भी फील्ड के अंदर जितना भी हमारे पास जगह है उसमें हम गेहूं उगाते हैं, तो गेहूं में जितने भी प्लांट्स देखेंगे वो आप सारे के सारे गेहूं के ही दिखेंगे, ना कि अदर तरह अदर क्रॉप के दिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। फॉर एग्जांपल जी आपके पास एक फील्ड है, यदि इस फील्ड के अंदर आपने एक क्रॉप उगा रहे हैं, ये जो क्रॉप उगा रहे हैं, इस क्रॉप के अंदर उसके क्रॉप का नाम क्या है, बीट। क्या नाम है, बीट। अब बीट जब आप उगा रहे हैं, बीट क्या होता है, गेहूं होता है। अब उसके अंदर जो भी प्लांट्स होंगे, इसमें बहुत सारे प्लांट्स होंगे, जो भी प्लांट्स उगाए जाएंगे वो सारे के सारे प्लांट्स किसके होंगे, बीट के ही होंगे। किसके होंगे, बीट के होंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रॉप। फिर अगली लाइन में बोलता है जो ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तो उसने बोला कि क्रॉप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सीरियल्स में अन्न अनाज जो भी है हमारे पास, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये डिफरेंट टाइप्स। तो दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। तो सीजन के बेसिस पर उनको डिवाइड किया गया आगे। इंडिया इज वास्ट कंट्री, क्या है, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसको बोलते हैं, तो रेनफॉल और किस तरह से बारिश पड़ रही है उस एरिया के अंदर, टेम्परेचर क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है वेरी कर जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो फूड है उस तरह का उगाया जाता है। तो उधर क्रॉप, जो भी हमारे क्रॉप उगाई जाएगी उसी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के बेसिस पर उगाई जाती है। तो अकॉर्डिंग देयर इज रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. These are, तो अगले स्टेप में बोलता है कि टू ब्रॉड जो क्रॉपिंग की कैटेगरीज है वो सीजन बेसिस पर देखी जाती है, वो कौन कौन सी होती है। पहली है खरीफ क्रॉप। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, बट आर खरीफ क्रॉप एंड बट आर रबी क्रॉप। तो ये इन चीज़ों की डेफिनेशन पहले तो पूछेगा बट आर क्रॉप, फिर वो पूछेगा बट आर टाइप्स ऑफ क्रॉप। ये दो क्रॉप में आ जाती है, मेनली जो ब्रॉड कैटेगरी आ जाती है खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप क्या होती है, द क्रॉप विच आर साउंड इन द रेनी सीजन। सारी फसलें हैं जो विच आर साउंड, जो उगाई जाती है इन द रेनी सीजन जाती है, बारिश वाले मौसम के टाइम में उगाई जाती है। और बारिश वाला मौसम होता कब है, तो वो बेसिकली इंडिया में जून टू सितंबर मंथ्स के अंदर देखा जाता है। तो उसमें कौन कौन सी फसलें खरीफ क्रॉप के अंदर आ जाती है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स। तो पैडी क्या होता है, पैडी आपके पास धान होता है, धान की खेती, और मेज मक्की होती है, सोयाबीन आपको पता है, ठीक है, ग्राउंड नट मूंगफली होती है, और कॉटन, कॉटन तो आपको पता ही है। तो फिर नेक्स्ट जो फसल हमारे पास क्रॉप आती है वो है रबी क्रॉप, द क्रॉप ग्राउंड इन द विंटर सीजन, जो कि उसके ऑपोजिट वाले जो नेक्स्ट 6 मंथ में उगाई जाती है उसको विंटर में, सर्दियों में उगाई जाती है, उसको बोलते हैं अक्टूबर टू मार्च वाला मंथ होता है, इस मंथ में ये उगाई जाती है। तो उन रबी क्रॉप के अंदर वो कौन सी फसलें आ जाती है, जैसे बीट है, ग्राम है, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो बीट क्या होता है, बीट आपको पता है, गेहूँ आ गया, ठीक है। फिर ग्राम जैसे हमारे पास अनाज हो गया, ठीक है, दालें वगैरह। फिर मटर आ गया, मस्टर्ड जैसे तेल ऑयल वगैरह हम सरसों उगाते हैं, वो सारी रबी क्रॉप के अंदर आती है। लिनसेड क्या होता है, अलसी वगैरह, अलसी उगाई जाती है, वो भी हमारे पास रबी क्रॉप के अंदर ही आती है। तो ये सारी एग्जाम्पल आपने अच्छी तरह से याद रखनी है कि खरीफ क्रॉप की
कब से कब तक वो उगाई जाती है, इसके क्या एग्जाम्पल है, और रबी क्रॉप किसको बोलते हैं, उसका मंथ कहाँ से कब तक किस किस मंथ तक उगाई जाती है, और उसके क्या एग्जाम्पल है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बोलता है बिसाइड दिस पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्राउंड ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। वो कहता है गर्मियों में और सारी फसलें उगाई जाती है, जैसे पल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी डिफरेंट तरह की गर्मियों में फसलें भी उगाई जाती है इसके अलावा भी, ठीक है। तो बेसिक प्रैक्टिसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन, ऐसी कौन सी बेसिक प्रैक्टिस पद्धतियाँ, ऐसे कौन से स्टेप जो फॉलो होने चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, जिससे कि हमारी जो प्रोडक्शन हो रही है क्रॉप की, किसी भी क्रॉप की, तो वो अच्छी तरह से हो, ठीक है, उसकी पैदावार अच्छी होगी, तो आने वाले टाइम में उसको किसान जो है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिच बनेगा, ठीक है। तो किसान एक तभी सफल है यदि उसको एग्रीकल्चर के हर एक क्रॉप के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या क्या कि कोई भी फसल उगा रहा है तो उसके कौन कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं, तो जिसको वो फॉलो करके अपनी जो है क्रॉप प्रोडक्शन उसको अच्छी तरह से कर सकता है। तो ये बेसिक स्टेप्स है जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इन जो उन्होंने पूछेगा कि बटा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, या ये सारे स्टेप आपको अपने ऑन वर्ड्स में लिखना है एग्जाम के अंदर, तो ये आपको पहले अच्छी तरह से पता होगा तो तभी लिख पाओगे ऑन वर्ड्स में। तो क्या होता है कि पहला तो स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल की किस तरह से आप प्रिपेयर करोगे। तो अगर आपके ज़मीन है तो सोइल को आप प्रिपेयर करोगे उसे अच्छी तरह से, उसकी बुआई करोगे, ठीक है। फिर सोइंग क्या होता है, किस तरह से आप उस चीज़ में प्लांट्स वगैरह उगाओगे, ठीक है। सोइंग का मतलब होता है बुआई, क्या होता है, बुआई करना जैसे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मीन्स आपने खाद वगैरह जो भी है, ठीक है, वो सारी डालनी होगी। फिर इरिगेशन मीन्स सिंचाई पानी वगैरह की। फिर दूसरा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स, हमें उसको खरपतवार से बचाना है। खरपतवार फीड्स क्या होती है, खरपतवार। अब बीड्स भी हम देखेंगे क्या होता है कि फिर हार्वेस्टिंग मीन किस तरह से कटाई करनी है, वो सारी हार्वेस्टिंग के अंदर जब फसल एक तरह से मेच्योर हो जाती है उसको किस तरह कटाई वगैरह जो हार्वेस्टिंग के अंदर रहती है। फिर जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टोरेज, कि जो आपके पास काटने के बाद जो आपके पास अन्न अनाज आया है जितना भी, वो सारा आपने क्या फूड जो है उसको आपने स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो चलो हम वन बाय वन इन सारे स्टेप्स को समझते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप, कि फसल उगाने से पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सोइल ही आता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द एग्रीकल्चर इज द टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट, कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि कोई भी फसल उगाने से पहले अगर आपके पास ज़मीन है तो आपको पहले तो उस ज़मीन के अंदर सोइल को प्रिपेयर करना होगा। यदि आपकी सोइल प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है तो उसके बाद ही आप बीज वगैरह जो है उसके अंदर सोइंग करोगे, ठीक है। तो सोइल एंड लूजन इट, तो इसका क्या मतलब है, आपने मिट्टी जो भी है आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उल्टाना पड़ेगा। फिर आपको उसका क्या करना है, नरम करना पड़ेगा, नरम लूजन, एंड दिस अलो द रूट्स ऑफ द पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। कहता है यदि आप ऐसा कर लेते हो, यदि आप किसी तरह से लूजनिंग कर लेते हो सॉइल की, या उसको टर्न आउट कर लेते हो, तो इससे क्या होगा कि रूट्स जो है डीपली पेनिट्रेट कर जाएगी सॉइल के अंदर, जिससे क्या होगा कि द लूज सोइल अलो द रूट्स टू ब्रीथ इजिली एंड इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल। जड़ें जो है, जो भी हमारे प्लांट्स की जड़ें होती है वो ज़मीन के अंदर अच्छी तरह से जाएंगी, तो उधर से उनको प्रॉपरली ब्रीथ मिलेगा, ब्रीथिंग होगी तो वो डीप इनटू द सोइल, तो वो प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करेगा। सो वाई डज द लूजनिंग ऑफ सोइल अलो द रूट्स टू ब्रीथ इजली, कहता है ऐसा होता कैसे है, क्यों होता है कि वो इजली ब्रीथ आउट कर लेते हैं यदि जो सोइल जो हमारी वो अच्छी तरह से खासम खास लूज होगी, ठीक है। तो लूजनेस सोइल हेल्प द ग्रोथ ऑफ earthworm एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल। कहता है कि अगर आपकी सोइल अगर नरम है तो वो हेल्प करेगी अर्थवॉर्म, जितने भी केंचुए वगैरह आप देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक तरह के हेल्प करते हैं प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ में। तो माइक्रो ऑफ्स जो भी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सोइल के, तो हेल्प करते हैं ग्रोथ करने में। अगर अर्थवॉर्म में अच्छी तरह से नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक ऑर्गेनिज्म, तो ज़मीन के अंदर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो these organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। तो ये क्या करते हैं कि एक तरह से फार्मर के फ्रेंड होते हैं, ये फर्दर क्या करते हैं, टर्न अप और लूसन दी सोइल करते हैं। तो एक तरह से उल्टा पुल्टा भी करते हैं मिट्टी को, दूसरा नरमी बनाए रखते हैं और ह्यूमस भी प्रोवाइड करना, तो एक तरह से मिट्टी के अंदर जो पानी की मात्रा है वो बनाए रखते हैं, क्योंकि अगर पानी के अंदर वो पानी जो लंबे समय तक वो ह्यूमस बना रहता है, एक तरह से जगह मैली बनी रहती है, ठीक है। बट वाई द सीड नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन,
सोइल को हमें कहता है कि हमें टर्न करने की जरूरत क्यों है, लूजन करने की जरूरत क्यों है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सोइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसने बोला कि जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि जो हमारे पास सोइल के अंदर जो है पानी होता है, हवा होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मिनरल्स होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हेल्प करते हैं न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने में। क्या करते हैं? न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने में। तो इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय द सोइल ऑर्गेनिज्म। और बोलता है कि जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनको अपघटित करने का मतलब इनको डिकम्पोज, उनको गलाने सड़ाने का काम ज़मीन के अंदर वो पड़े है, न तो ज़मीन के ऊपर है, तो उनको गलने या सड़ने का काम कौन करवाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो करवाते हैं, जिससे वो उसको मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे वो मिट्टी जो होती है ह्यूमस बन जाती है, मतलब उसके अंदर वो मैली कुचैली मिट्टी बन जाती है। आपने देखा होगा 10-15 सेंटीमीटर तक जो ऊपर ऊपर की परत होती है वो फर्टाइल होती है, मतलब कि अच्छी तरह से वहाँ पर हम कुछ भी उगाते हैं तो वो एकदम से निकल आता है। ठीक है, तो हम बेसिकली करते भी तो ऐसा ही है। अगर हल वगैरह से या ट्रैक्टर के थ्रू वो करते हैं तो वो हमारे पास जो हल्ले वगैरह है 10-15 सेंटीमीटर तक ही उसकी जो खुदाई करते हैं, ठीक है, जिससे मिट्टी लूजन या सोइल। इससे आगे बोलता है कि इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेथ ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सोइल। उसने बोला कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो वापस सोइल में ही मिल जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट्स, जिससे वो मिट्टी के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स को मिल जाते हैं। तो एक्चुअल में जी आपने देखा कि किस तरह से ये ऑर्गेनिज्म, तो सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। ये मैंने पहले बता दिया कि ऊपर की कुछ ही सेंटीमीटर की जो टॉप लेयर सोइल होती है वो प्लांट्स सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ में। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सोइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सोइल टू द टॉप एंड सो प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। और कहता है कि यदि हम लूजनिंग करेंगे सोइल की, टर्निंग करेंगे सोइल की, तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो है नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर होते आ जाएंगे, मिट्टी के ऊपर आ जाएंगे, जिससे वो उससे क्या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट को मिलता रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, तो आपने देखा कि टर्निंग और लूसनिंग ऑफ सोइल जो वेरी इंपॉर्टेंट होती है कल्टीवेशन में। तो प्रोसेस ऑफ लूसनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल को हम टिलिंग और प्लफिंग बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टिलिंग एंड प्लफिंग। इसका क्या मतलब होता है? जुताई। हम जुताई करना मतलब एक फसल को कैसे जुताई बोलते हैं। तो दिस इज डन बाय यूजिंग प्लव। ये हल वगैरह की जाती हैं। जो हलें आपको देखे जाएगा, इट आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। जो लकड़ी की होती है या तो आयरन की होती है। इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई, यदि के सोइल जो है बहुत ही सूखी है, तो इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग। तो इससे पहले क्या करेंगे, प्लफिंग से पहले क्या करेंगे, तो पानी वगैरह लगा देंगे उस ज़मीन को, जिससे क्या वो ज़मीन मिट्टी थोड़ी गीली हो जाएगी। गीली होने से वो अच्छी तरह से उसकी जो है टिलिंग हो जाएगी, प्लफिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। तो कहता है कि ऐसा क्यों करते हैं, पानी वगैरह क्यों लगाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो क्लम्प्स, जितने भी मिट्टी के बड़े बड़े ढीले आपने देखे होंगे, जो उसको हमें ब्रेकआउट करने के लिए हम क्या करते हैं, नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स, जिसको हम क्रम्प्स बोलते हैं। क्रम्प्स क्या है? मिट्टी के बड़े बड़े ढीले आपको देखने को मिलते होंगे। तो उसको लेबलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, तो लेबलिंग के थ्रू क्या करते हैं, लेबलिंग को बोलते हैं पाटल। क्या बोलते हैं? पाटल। वो पाटल क्या करता है, एक तरह से, जिसको सुहागा भी आप जानते होंगे, सुहागा के नाम से। तो जब वो ट्रैक्टर के साथ एक तरह से किया जाता है तो वो सारे जितने भी ब्रेकआउट हो जाते हैं, वो क्रम्स ब्रेकआउट हो जाते हैं, मिट्टी के ढेले टूट जाते हैं, जिससे वो मिट्टी के, वो एक तरह से जैसे आटा होता है ना, वो वैसे ही बन जाती है, वो मिट्टी की तरह से बुरबुरी सी मिट्टी बन जाती है। तो लेबलिंग ऑफ द सॉइल डन विद द हेल्प ऑफ लेबर। दूसरा बोला कि लेबलिंग किसकी हेल्प से की जाती है? लेबर की हेल्प से। तो समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कहता है कई बार हम गोबर खाद वगैरह आपने देखा होगी, जो नेचुरल खाद होती है वो जमीन के अंदर डाल देते हैं टिलिंग से पहले, विच हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग, जिससे कि मैन्योर जो है प्रॉपर मिक्सअप हो जाए सोइल के साथ। एंड दिस सोइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग, जो कि एक्चुअल में मॉइस्चर एक तरह से हमारी जो है मिट्टी को क्या, हरी भरी एक तरह से पानी जैसे होता है ना, मॉइस्चर बना के रखती है। ठीक है, फिर आगे बोलता है कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, हम किस तरह से एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स के क्या कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं सारी चीज़ों को। तो बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सोइल क्लम्प। क्या दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। उसने बोला कि ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये टूल्स की हेल्प से करते हैं, जिसको हम टूल्स का नाम दिया प्लफ हो गया, हुए हो गया, एंड कल्टिवेटर्स, इसके थ्रू करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, प्लफ। प्लफ क्या होता है? ये भी एक तरह का बेसिक टूल होता है जो पुराने टाइम में
पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं फॉर टिलिंग द सॉइल, जिससे हम उस सोइल को क्या कर सकें, प्लफिंग कर सकें, एक तरह से लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सोइल को टिलिंग बोलते हैं। तो एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए इस प्लफ का यूज़ करते हैं। बीड्स को रिमूव करने के लिए, बीड्स क्या होते हैं, अनडिजायर्ड प्लांट कई बार आपने देखा कि क्रॉप्स के अंदर जो आप जैसे पैडी उगा रहे हो, पैडी के बीच में आपने देखा होगा घास वगैरह उग जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं, जो आपको नहीं चाहिए, जो किसी काम के नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लफ की हेल्प से उसको हम रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं उधर से। तो टर्निंग ऑफ दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स एंड अदर एनिमल्स। उसने बोला कि जो प्लफ हल वगैरह होते थे पुराने टाइम में, वो हम एनिमल्स की हेल्प से उन जोतते थे। तो उसमें क्या होता था कि 2 बैल चाहिए थे, फिर आपके पास हल होना चाहिए था। तो उसने आगे बताया कि हल किस तरह का होता है, कैसे बनाए जाते थे, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती थी। दे कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, जिसको प्लफ शेयर बोलते हैं। तो आपको फिगर में देख सकते हो। द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लफ इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड ए प्लफ शाफ्ट। प्लफ शाफ्ट होता है। फिर देयर इज हैंडल होता है जहाँ से उसको पकड़ते हैं, जो कि शाफ्ट के एक वन एंड पे होता है। सो अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और बीम जो है, अदर एंड किसके साथ अटैच होता है, वो बीम के साथ अटैच होता है। जो कि बीम कहाँ पर रखा जाता है, जो बुल के नेक पे, गर्दन पे रखा हुआ होता है, उसके साथ अटैच होता है। तो 1 पेयर ऑफ बुल एंड ए मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लव। तो उसने बोला कि अगर एक इंसान है और 2 बैलों की जोड़ी, जिसकी वजह से आप उस जो भी आपके पास प्लव है, जो लकड़ी का हल पुराने टाइम में यूज़ किए जाते हैं, वो इजिली ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये डायग्राम है, वो आप देख सकते हो किस तरह से, जहाँ पर क्या होता है कि बीम होता है, जो बीम, ये इसको बीम की बात करें, जो गर्दन पर रखा होता है, तो उसके साथ अटैच किया होता है प्लफ शाफ्ट। इसका ये पूरे को प्लफ शाफ्ट बोलते हैं, जो सेंटर में आपको दिख रहा होगा। इधर से हैंडल है जहाँ से पकड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लफ शेयर। तो नीचे जहाँ पर ये आपको आयरन की स्ट्रिप होगी, जो जमीन को खोदने का बेसिकली काम करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लफ शेयर। तो बीच वाले को प्लफ शाफ्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरह से। अब जो होए, ये भी एक अनदर तरह का टूल होता है जिसको कुदाल बोलते हैं। ये भी बेसिकली बीड्स को रिमूव करने के लिए और लूजनिंग ऑफ द सोइल के लिए काम होता है इस टूल का। तो इसमें क्या होता है कि ये आगे से कैसा स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रॉड होता है और बेंट टाइप का होता है। जो आयरन की स्ट्रिप जो फिक्स्ड होती है वन एंड ऑफ इट्स एंड, ये देखो इस तरह का एग्जांपल आपको बताने की ट्राई कर रहा है कि एक बेंड प्लेट होती है जहाँ पर आप दिख रहे हैं, ये बेसिकली आयरन का बना होता है, जहाँ पर एक ग्रिप होता है, हैंडल जिसको पकड़ा जाता है इधर से। ये बेसिकली एक रोड होती है, जो बीम जो है एक्चुअल में अटैच किया जाता है उस बैल की जोड़ी के साथ। ठीक है, जिसको आगे से ये पुशअप किया जाता है। ठीक है, तो कल्टीवेटर्स क्या होता है नाउ डेज, उसने बोला कि कल्टीवेटर्स का यूज किया जाता है जब हम ये बेसिकली क्या है, हमारे पास जो नए मॉडर्न टाइम के जो भी इंस्ट्रूमेंट टूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ये एक बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेबर टाइम और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जहाँ पर लिखा भी नाउ डेज प्लफिंग इज डन बाय। और क्या था कि आज के टाइम हम जो ट्रैक्टर के द्वारा बेसिकली इन कल्टीवेटर, इसको हम कल्टीवेटर्स बोलते हैं। जो मॉडर्न टाइम के जितने भी टूल्स होते हैं उनको कल्टीवेटर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ट्रैक्टर के द्वारा बेसिकली इनको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेबर कंज्यूमिंग भी होते हैं।